हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। इस क्रम में हमारे 3 सेशन हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन पढ़ा है और बंगाल पढ़ रहे हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कृपया उनको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। और आपको इस चैनल में बहुत अधिक से अधिक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं मीर कासिम को पढ़ने जा रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं यूरोपियों का आगमन। उन यूरोपियों के आगमन में हमने पुर्तगाल देखा है, डच देखा है, अंग्रेज़ देखा है और फ्रांसीसी देखा है। उसके बाद हम लोगों ने मित्रों बंगाल का उदय अर्थात नवीन राज्यों का उदय पढ़ा। उन नवीन राज्यों के उदय में हम लोग बंगाल को पढ़ रहे हैं कि बंगाल का उदय किस प्रकार से हुआ। इस क्रम में हमने ये देखा कि बंगाल में कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बंगाल में शासन किया। इस क्रम में हम लोगों ने मुर्शीद कुली खां को देखा, शुजाउद्दीन को देखा, सरफराज खां को देखा, अलीवर्दी खां को देखा और उसके उपरांत हम लोगों ने सिराजुद्दौला को देखा। सिराजुद्दौला के बाद हम लोगों ने प्लासी का युद्ध देखा कि प्लासी का युद्ध किस प्रकार से हुआ, किन कारणों से प्लासी का युद्ध हुआ और उसका क्या परिणाम निकला। उसके बाद हम लोगों ने मीर जाफ़र को देखा कि मीर जाफ़र सत्ता पर बैठता है। सत्ता पर बैठने के बाद वह अंग्रेज़ों के प्रति किस प्रकार से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और उसकी इस कृतज्ञता का परिणाम क्या होता है कि बंगाल का खजाना धीरे धीरे क्या हो जाता है मित्रों, खाली हो जाता है। और फिर उसी क्रम में उसके पुत्र यानी कि मीरन की भी मृत्यु हो जाती है और वह मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता है। इस षड्यंत्र का परिणाम यह होता है कि अंग्रेज उसे किसी भी तरह से क्या करना चाहते हैं, सत्ता से हटाना चाहते हैं। और इसी समय उसका दामाद मीर कासिम के मन में क्या जागती है, लालसा जागती है। किस बात की लालसा जागती है? तो लालसा इस बात की जागती है कि वह भी अब क्या है, बंगाल का नवाब बन सकता है। हमने इन परिस्थितियों को देखा और इन परिस्थितियों का परिणाम क्या होता है कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य एक संधि होती है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है। हमने बताया, ये रही आपकी सामने मित्रों, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य संधि होती है। इस संधि में क्या क्या बातें रखी गई हमने ये बताया। इनमें यह कहा गया कि अंग्रेज़ यदि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने में सहायता प्रदान करते हैं तो बदले में मीर कासिम उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या करेगा, उन्हें वर्धमान, कौन सा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे देगा। क्या दे देगा, जमींदारी दे देगा। और दक्षिण में अभियान के लिए, कहाँ पे, दक्षिण में अभियान के लिए 5 लाख रुपए दे देगा। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर एक बात का उल्लेख नहीं किया गया है, हम उसे बोल रहे हैं, आप उसे लिख लीजिएगा कि इसके साथ साथ संधि का एक हिस्सा यह भी था कि जो सिलहट का क्षेत्र है, सिलहट के क्षेत्र में चूना पाया जाता है, तो अर्थात सिलहट में चूने के व्यापार का 50% हिस्सा अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि सिलहट में जो चूने का व्यापार होता था उससे अंग्रेज़ों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता। तो मित्रों, उस समय जो चूना होता था, तो चूने का जो उपयोग होता था वह घर बनाने के लिए होता था। किन के लिए होता था, घर बनाने के लिए। अर्थात चूने का बृहद स्तर पर उपयोग होता था घर बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अर्थात सिलहट से बृहद स्तर पर चूने का व्यापार होता था और उस व्यापार का 50% हिस्सा मिल जाना, अर्थात कि सिलहट क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो जाना। ठीक है। इसके साथ साथ संधि का एक भाग यह भी था कि जैसा कि मीर जाफ़र में कहा गया था कि सिराजुद्दौला के समय कहा गया था अलीनगर की संधि में कि तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त। तो इसमें भी यही कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों का दुश्मन मीर कासिम का दुश्मन होगा, मीर कासिम का दुश्मन अंग्रेज़ों का दुश्मन होगा, अंग्रेज़ों का दोस्त मीर कासिम का दोस्त होगा और मीर कासिम का दोस्त किसका, अंग्रेज़ों का दोस्त होगा। यह सब क्या हुआ, संधि हुई। और इस संधि को करने के लिए कौन आया, वेंसी टाट आया। कौन, वेंसी टाट आया। और कर्नल केलॉड कहाँ पहुँचे, मुर्शिदाबाद। हमने आपको यह भी बताया है कि मुर्शिदाबाद
कि पहली राजधानी कौन लाया था, मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था, तो हमने बताया मुर्शीद कुली खां पहला व्यक्ति था जिसने राजधानी परिवर्तन कर ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। अर्थात मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने वाला कौन व्यक्ति था, तो मुर्शीद कुली खां था। अर्थात इसमें शब्द में ही छिपा हुआ है, मुर्शिदाबाद में मुर्शीद शब्द ही छिपा है, जिससे यह पता चल जाता है कि मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था, मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, तो बेंसी टाट और कर्नल किलाट कहाँ पहुँचे, मुर्शिदाबाद पहुँचे। संधि में हस्ताक्षर के लिए परिणाम क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद पहुँचते ही मीर जाफ़र के साथ संधि हुई और मीर जाफ़र को कहा गया कि भाई साहब आप 15,000 रुपये महीना पेंशन लीजिए और गद्दी छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके साथ बहुत दर्दनाक घटना घटित हो जाएगी। तो मीर जाफ़र भी बेचारा बूढ़ा था, डर गया। कहा कि अगर मैं अब इस उम्र में इतना कष्ट नहीं झेल सकता, इससे अच्छा ये है कि मैं 15,000 रुपये महीना का वेतन ले लूँ, पेंशन ले लूँ और आराम से बैठ के सुकून की ज़िंदगी काटूँ। तो ये तैयार हो गया और इसके बदले में मीर कासिम को क्या मिल गई, सत्ता मिल गई। मीर कासिम को क्या मिल गई, गद्दी मिल गई और मीर जाफ़र अपनी गद्दी छोड़ दिया। और ये जो पूरी घटना घटित हुई, कौन सी घटना घटित हुई कि जो मीर जाफ़र अपनी गद्दी छोड़ा और मीर कासिम सत्ता पर बैठा, इस पूरी घटना को एक अंग्रेज़ अधिकारी कौन, वेंसी टाट, जैसा कि पीछे हमने आपको बताया है कि वेंसी टाट और किलाट कहाँ पहुँचे थे, मुर्शिदाबाद पहुँचे थे मीर जाफ़र से बात करने के लिए, गद्दी छोड़ दो। तो इसी पूरी घटना को यही अधिकारी वेंसी टाट ने क्या कह दिया, 1760 की क्रांति कह दी। क्या कही, 1760 की क्रांति कही। हालांकि ये बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है, क्रांति जैसी कोई बात ही नहीं होती। क्रांति का मतलब क्या होता है कि त्वरित बदलाव, अर्थात एकाएक बहुत ज़्यादा परिवर्तन का होना। ठीक है, जिसमें जनता की क्या हो, भागीदारी हो। एकाएक बहुत बड़ी घटना का घटित होना जिसमें जनता भी शामिल हो। कौन शामिल हो, जनता भी शामिल हो और वह व्यापक बदलाव हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी कोई घटना ही नहीं घटित हुई। क्या हुआ, जनता इसमें शामिल हुई थी कि जनता किले पर टूट पड़ी, मीर जाफ़र को गद्दी से उठा के बाहर फेंक दिया और कहा मीर कासिम को आओ तुम गद्दी पर बैठो, तुम हमारे आज से नवाब हो। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो इसे किस बात पे आप क्रांति कह सकते हो। दूसरी बात, क्या इतनी बड़ी सत्ता परिवर्तित हो गई कि सीधे सीधे जनता का लाभ हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी सत्ता परिवर्तित ही कहाँ हुई है। एक व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती सत्ता से हटा के दूसरे व्यक्ति को बैठा रहे हैं, तो ये कोई सत्ता का बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ना ही कोई त्वरित घटना है। इसलिए इसे क्रांति कहना कोई सही शब्द नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने इसका क्या किया है, विरोध किया है कि ऐसी कोई घटना ही घटित नहीं हुई जिसे हम क्रांति का संज्ञा दे सकें। ठीक है मित्रों, हमने इतना पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीर कासिम के बारे में। तो जैसा हमने बताया था कि मीर कासिम किसके सहायता से गद्दी पर बैठा था, मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। अर्थात जब यह अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा तो यह क्या करेगा, अपनी संधि को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। अर्थात जब किसी की सहायता से कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो उसकी कृतज्ञता तो प्रकट करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। यदि आपको एक अधिकारी बनना है और उस अधिकारी बनने में आपको कोई सहयोग प्रदान कर रहा, आपका कोई शिक्षक है जो आपको मार्गदर्शन दे रहा, मार्गदर्शक है आपका, तो जाहिर सी बात है जब आप उस उच्च अधिकारी की पोस्ट पर बैठ जाएंगे, आप उस ओहदे पर पहुंच जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उस मार्गदर्शक की, उस शिक्षक की कृतज्ञता प्रकट करेंगे। हो सकता है बदले में आप उन्हें उपहार भी दें, कि हाँ अगर हम पहुँचे हैं तो हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। यदि यह हमें सहायता नहीं करते, यह हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, तो हो सकता है हम भटकते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पथ का संजाल है जिसमें हम क्या हो जाते, उलझ जाते। हमारे मार्गदर्शक बने शिक्षक हमारे, और उन्होंने हमें एक सटीक रास्ता बताया कि हमें इस पथ पर चलना है और अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है आप उनका कृतज्ञता प्रकट करेंगे। यही हुआ मीर कासिम के साथ। मीर कासिम ने भी अंग्रेज़ों की कृतज्ञता प्रकट की। क्यों, क्योंकि वह नवाब की गद्दी तक अगर पहुंचा
और नवाब की गद्दी पर बैठा तो वह अंग्रेज़ों की बदौलत था। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों की कृतज्ञता क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो ऊपर से दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी, इनके मध्य संधि हुई थी। क्या हुई थी, संधि हुई थी। और इस संधि के तहत क्या बात हुई थी कि वर्तमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र दिया जाएगा, जमींदारी दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ सिलहट का 50% व्यापार दिया जाएगा। दक्षिण में अभियान के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपका दोस्त हमारा दोस्त, आपका दुश्मन आपका हमारा दुश्मन, इस प्रकार की संधियाँ हुई थी, ठीक है। तो क्या करेगा, इस प्रकार की जो संधियाँ हुई थी उन संधियों को पूर्ण किया। क्या किया, मीर कासिम जैसे ही मीर कासिम गद्दी पर बैठते ही इसने अंग्रेज़ों के साथ की गई संधि को क्या किया, पूर्ण किया। जो संधि अंग्रेज़ों के साथ हुई थी उस संधि को क्या किया, पूर्ण किया, ठीक है। और अलीवर्दी खां, ठीक है ना, और अलीवर्दी, और कहा जाए कि संधि को तो पूर्ण कर दिया कि भाई इन सबको जमींदारी वगैरह दी थी, लेकिन अगर हम बात करें अलीवर्दी खां के बाद जितने भी नवाब बने उनमें वह योग्यता थी ही नहीं कि वह क्या कर सके, बंगाल का विकास सोच सके, बंगाल के विकास के बारे में सोच सके। लेकिन अलीवर्दी खां के बाद अगर कोई व्यक्ति था तो वह था मीर कासिम, जिसने क्या सोचा कि नवाब का पद स्वतंत्र होना चाहिए, नवाब के पद पर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवाब क्या होता है, सर्वोच्च होता है, नवाब का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है, उसके फैसले को कोई भी बदले ना। अर्थात नवाब के पद को फिर से सम्मानजनक स्थिति पर लाना उसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ जो बंगाल का खजाना खाली हो गया था, क्या था, जो बंगाल का खजाना खाली हो गया था मीर जाफ़र द्वारा कि लो भाई तुम भी खजाना लो, तुम भी लो, तुम भी लो धन, जिसको चाहिए बस हाथ डालो निकालो जितना हाथ में आ जाए। इसके कारण क्या हो गया था, बंगाल का खजाना खाली हो गया था। तो मीर जाफ़र ने क्या कहा, मीर जाफ़र ने यही सोचा कि हमें किस तरह से बंगाल का खजाना वापस भरना है, बंगाल को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में वो क्या करना है, स्थापित करना है, ठीक है। इसके अलावा उसने आम जनता के बारे में सोचा। अर्थात इन सब स्थितियों को देखते हुए इसे कहा गया कि यह अलीवर्दी खां के बाद अगर कोई सबसे योग्य शासक बना या था तो वह कौन था, वह सबसे योग्य शासक मीर कासिम था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यह जब पहले तो अंग्रेज़ों की फितरत से वाकिफ़ था। क्यों, क्योंकि यह देख रहा था कि अंग्रेज़ों ने ही इसे बैठाया है और अंग्रेज़ों का मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है कि उन्हें कठपुतली शासक चाहिए मीर जाफ़र की तरह, जैसा मीर जाफ़र प्रारंभ में था। कैसा था, मीर जाफ़र जैसे शुरू में कठपुतली शासक था, अंग्रेज़ों को वैसे ही कठपुतली शासक चाहिए, पपेट चाहिए कि बस उनको जैसे हिलाएं वैसे हिले। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, कठपुतली के खेल में एक धागा होता है और नचाने वाला होता है, उस धागे को जैसे जैसे खींचता है कठपुतली वैसे वैसे नाचती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या करती है, नाचती है। इसीलिए इसका क्या कहा गया, कठपुतली शासक। अर्थात अंग्रेज़ों के हाथ में एक डोर है और अंग्रेज उस डोर को अपने अनुसार हिलाते हैं, जिस पर नवाब क्या है, नाचता है, ठीक है। तो मीर कासिम पहले से ही जानता था कि अंग्रेज़ यही चाहते हैं, अंग्रेज़ का उद्देश्य भी था, हमें एक कठपुतली शासक चाहिए जो क्या कर सके, हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सके। हाँ, हमारा एम यही क्या है, हमारा मोटो ही क्या, हमें धन चाहिए, अर्थ चाहिए, चाहे जैसे, ठीक है। मीर कासिम जानता था, तो इसने यह सोचा कि हमें फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें फालतू के दंड फंदे में नहीं पड़ना है। अंग्रेज़ जैसे हैं रहने दो, हम क्या कर लेते हैं, स्वयं अंग्रेज़ से दूरी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम खुद अंग्रेज़ से दूरी बना लेते हैं, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हम खुद दूर हो जाएंगे तो कहाँ से कोई हमारे फैसलों पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि अगर कलकत्ता अर्थात मुर्शिदाबाद पे अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ रहा है, ठीक है, मुर्शिदाबाद पर एकाधिकार हो रहा था अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो इसने कहा कि हम राजधानी ही बदल देते हैं, राजधानी हम मुर्शिदाबाद की जगह कहाँ कर देते हैं, मुंगेर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मुंगेर में उतना अंग्रेज प्रभुत्वशाली नहीं है, उतना अंग्रेज़ों का दबदबा स्थापित अभी मुंगेर में नहीं है जितना मुर्शिदाबाद में है, ठीक है। इसलिए इसने राजधानी क्या कर दी, परिवर्तित कर दी। आपको मित्रों पता है
मैंने आपको पहले बताया है कि मुर्शीद कुली का पहला व्यक्ति था जिसने ढाका से राजधानी परिवर्तित करते हुए कहाँ लाया था, मुर्शिदाबाद। उसके बाद मीर कासिम दूसरा व्यक्ति था जिसने मुर्शिदाबाद से राजधानी का परिवर्तन करते हुए कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। अब दूसरी बड़ी बात है, मुंगेर है कहाँ, यह आपको बताना है। मुंगेर कहाँ पड़ता है यह आपको बताना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा कि मुंगेर कहाँ पर पड़ता है। यदि आपको पता है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुंगेर वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अंग्रेज़ों की फितरत को भांपते हुए, अंग्रेज़ों की मंशा को जानते हुए भांपते हुए अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। और राजधानी कहाँ ले गया, यह राजधानी परिवर्तित करते हुए मुर्शिदाबाद के स्थान पे कहाँ, मुंगेर ले गया। मुंगेर क्या हुआ, मुंगेर ले गया। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित क्या कर दी। पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, बाद में अंग्रेज़ों की फितरत, षड्यंत्र रूपी नीति और इनकी जो पहले की मंशा थी, इन सब को देखते हुए इसने दूरी बनाना अपनी भलाई समझा और मुर्शिदाबाद से राजधानी ले गया कहाँ, मुंगेर। कहाँ ले गया, मुंगेर। क्यों, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र युक्त वातावरण, हमने कहा ना कि यह अंग्रेज़ों की मंशा जानता था कि अंग्रेज कुछ न कुछ जरूर करेंगे, तो इससे अच्छा यह करें मैं पहले ही इनसे दूरी बना लेता हूँ, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र युक्त वातावरण तथा अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से यह रहना चाहता था दूर, ठीक है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना लेंगे हम दूध ना फटने का डर, ना लेंगे हम दूध ना फटने का डर। अर्थात हम ना लेंगे अंग्रेज़ों से पंगा तो अंग्रेज़ हम पर क्यों करेंगे कोई दंगा, मतलब कहा जाए तो अंग्रेज़ क्यों करेंगे हम पे कोई हमला, क्यों करेंगे हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई, क्यों हम अंग्रेज़ों से पंगा ले ही नहीं रहे हैं। तो इस सब कुछ देखते हुए, इन सब की भलाई के मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए इसने राजधानी परिवर्तित कर ली कि हमको इनसे दूरी बना के रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। हमने आपको पहले बताया कि मीर जाफ़र जो था अपनी कृतज्ञता इतना अधिक प्रकट करने लगा कि बंगाल का खजाना धीरे धीरे क्या हो गया, खाली हो गया। तो उस खजाने को भरने वाला भी तो कोई चाहिए। तो मीर कासिम उस करने के बारे में क्या है, सोच रहा था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो बंगाल का खजाना खाली हो चुका है हम उसे फिर से भर सकें, फिर से भर दें और बंगाल को एक संपन्न राज्य के रूप में क्या कर दें, स्थापित कर दें। इसके लिए इसने क्या किया, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। क्या किए, प्रशासनिक सुधार किए। इन प्रशासनिक सुधार के क्रम में इसने सबसे पहले क्या किया कि अपने पसंद के अधिकारियों, कौन से, अपने पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया। क्या किया, नौकरशाही का पुनर्गठन किया। क्यों, क्योंकि जो नवाब का दरबार था उस दरबार में भी अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित था और नवाब अंग्रेज़ों के मन चाहे व्यक्ति को अपने दरबार में क्या करता था, शामिल करता था। और मीर कासिम को पता था कि हमारे दरबार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेज़ों के चाटुकारिता करते हैं, अंग्रेज़ों के चापलूस हैं। अर्थात हम ऐसा कोई कार्य करेंगे यह अंग्रेज़ों को बता देंगे और अंग्रेज़ हमारे मामले में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए इसने सिंपल से यह सोचा कि हमें पूरी की पूरी नौकरशाही का क्या कर देना है, पुनर्गठन, और अपने पसंद के, किसको, अपने पसंद के अधिकारियों को उस दरबार में बैठाना है, ठीक है। इसके अलावा इसने जब राजधानी परिवर्तित की, क्या कि राजधानी का परिवर्तन किया, तो इसे पता था कि हम राजधानी का परिवर्तन करेंगे और ऐसा कुछ कार्य करेंगे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होगा। क्या होगा, अंग्रेज़ों के विरुद्ध होगा। तो अंग्रेज़ निश्चित तौर पे हम पे क्या करेंगे, हमला ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे, हम पे हमला करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि यह हमारा अपमान कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए वह ज़रूर हमला करेंगे। और उनके हमले से बचाव के लिए मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले अपनी सेना में सुधार किया। क्या किया, अपनी सेना में सुधार किया। अपनी सेना में सुधार किया और सैनिकों की क्या की संख्या बढ़ाई। क्या की, सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है, सैनिकों की संख्या इंक्रीज़ की, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया,
इसने एक जर्मन अधिकारी, कौन, एक जर्मन के अधिकारी, कौन, वाल्टर रीड हार्ड, कौन, वाल्टर रीड हार्ड, इनकी नियुक्ति की। और ये जो वाल्टर रीड हार्ड है, इनको लोग समरू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? समरू। ये क्वेश्चन पे पेपर मतलब कि पेपर में आता भी है कि समरू कौन था, ठीक है ना। यह तो मीर कासिम ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? ऑप्शन में दे सकता है समरू। यदि आपको पता नहीं होगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ वाल्टर रीड हार्ड जानते हैं, समरू नहीं जानते हैं, या यह दोनों नाम नहीं जानते, तो आप निश्चित तौर पे प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। इसलिए आपको दोनों नाम जानना, ठीक है। तो मित्रों, क्या हुआ, मीर कासिम ने एक जर्मन अधिकारी, कौन सा जर्मन अधिकारी, वाल्टर रीड हार्ड, कौन, वाल्टर रीड हार्ड, इसको नियुक्त किया, जिसे समरू के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसको नियुक्त किया, किस लिए नियुक्त किया? कि आओ भाई साहब, आइए हमारे यहाँ और हमें क्या करिए, अंग्रेजी यूरोपीय पद्धति में सेना का आधुनिकीकरण कीजिए, अर्थात सेना को यूरोपीय पद्धति से पुनर्गठित कीजिए। क्यों? क्योंकि हमको एक यूरोप के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। अंग्रेज यूरोप थे, ठीक है ना। तो उसके दिमाग में यह था, मीर कासिम के दिमाग में, कि यदि हम देसी पद्धति से जो हमारा भाला बर्छी कटार है, उससे अगर हम अंग्रेज़ों से मुकाबला करेंगे तो हम नहीं जीत सकते। इसलिए हमें उन्हीं के हथियार से मारना होगा, जिसके लिए हमें अपने सेना का आधुनिकीकरण करना होगा। वह आधुनिकीकरण की पद्धति क्या होनी चाहिए? यूरोपीय पद्धति होनी चाहिए। कौन सी? यूरोपीय पद्धति। और इस यूरोपीय पद्धति को सिखाने के लिए, ठीक है ना, इस यूरोपीय पद्धति से सेना का पुनर्गठन करने के लिए मीर कासिम ने एक अधिकारी की नियुक्ति की। वह कौन था? जर्मन का अधिकारी था समरू, जिसे दूसरा नाम क्या था? वाल्टर रीड हार्ड, अर्थात वाल्टर रीड हार्ड की क्या की? नियुक्ति की, सेना के पुनर्गठन के लिए, सेना के आधुनिकीकरण के लिए, सेना को यूरोपीय पद्धति से सशक्त करने के लिए क्या किया? नियुक्त किया, जिससे भविष्य में हो सके अंग्रेज़ों के साथ हमारा मुकाबला हो तो हम अंग्रेज़ों का क्या कर सकें? मुकाबला कर सकें। इसके अलावा इसने क्या किया? मुंगेर में, अब मुंगेर में हमने पहले ही बताया कि मुंगेर को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित कर दिया था मीर कासिम। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर उसका प्रभुत्व होगा वहीं पे क्या करेगा? अपना सारा काम संपन्न करेगा। तो इसने क्या किया? मुंगेर में, कहाँ? मुंगेर में एक गन या तोप खाने की क्या लगाई? फैक्ट्री लगाई। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला बर्छी कटार भाला तीर तलवार से नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक बंदूकें हैं। पता चला हम एक ठो बाण मार रहे हैं, एक हम बस तीर धनुष की कमान में सजाए बैठे हैं और वहाँ से 4 छर्रे आके सीधे लग गए छाती पे। तो हमारे हाथ में सिर्फ कमान, मतलब हमारे हाथ में सिर्फ तीर ही है और हम ऊपर युद्ध चले गए, हमारा स्वर्गवास हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अगर मुकाबला करना है तो हमें बंदूक का मुकाबला बंदूक से ही करना है। बंदूक का मुकाबला बर्छी कटार से नहीं कर सकते। तो इसलिए इसने क्या किया? गन तोप खाने की फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? मुंगेर में। याद रखना है, अगर प्रश्न आता है मीर कासिम ने कहाँ पर गन या तोप खाने की फैक्ट्री स्थापित की थी, ऑप्शन में मुंगेर, बक्सर, मुर्शिदाबाद, ढाका देता है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे स्थापित किया है? मुंगेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंगेर होगा। इसके अलावा मित्रों, मीर कासिम ने कुछ और सुधार की राजस्व के क्षेत्र में। किसमें? राजस्व के क्षेत्र में, जिन्हें हम आर्थिक सुधार के रूप में देखते हैं। तो इसने क्या किया? जो पुराने कर थे, मतलब जो पहले से कर लगाते थे, उसका 3/32 भाग उपकर के रूप में लगाया। अर्थात जो पहले से कर थे, ऐसे बहुत सारे कर थे जिनके बारे में नवाब को पता ही नहीं होता था, नवाब को जानकारी ही नहीं होती थी, और वह सभी कर अधिकारी धर लेता था, अपने पास रख लेता था और नवाब को मिलता ही नहीं था, और उन सभी करों का हक नवाब के होता था। तो अर्थात नवाब अनभिज्ञ था इन सभी करों से। तो जब वह नवाब बना, कौन? कासिम। और उससे पहले कासिम सूबेदार था, तो उसको पता था कि कौन कौन से कर लगाए जाते हैं
जो नवाब के होते हैं लेकिन नवाब को पता नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही सूबेदार के पद पे था, पहले ही वह सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुका था, पहले ही वह सारे काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि ये कर होते हैं जो नवाब के तो होते हैं लेकिन अधिकारी देते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने पुराने करों का 3/32 भाग, 3/32 भाग उपकर के रूप में लगाया, अर्थात सब टैक्स के रूप में, सब टैक्स के रूप में इसने 3/32 भाग लगाया। इसके अलावा इसने खिजरी जमा वसूल किया। मित्रों, खिजरी जमा क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो प्रांत के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों पर एक टैक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक टैक्स लगाया जाता है, और वह टैक्स होता है जो उनका अतिरिक्त जो उनका वेतन होता है, जो उनका खर्च होता है, जो अतिरिक्त होता है ना उनका हिस्सा। मान लीजिए अतिरिक्त बचत है, हमें 100 रुपये बचाना, हमारी बचत 1000 रुपये है, तो उस पर जो टैक्स लगे, ठीक है ना, तो जो अतिरिक्त बचत होती थी प्रांतों के अधिकारियों पे, उस पे जो टैक्स लगाया जाता था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खिजरी जमा। क्या कहते हैं? खिजरी जमा। तो इस पे किसका हक होता था? नवाब का हक होता था, लेकिन यह नवाब को नहीं मिलता था। अंग्रेज सॉरी, जो प्रांतीय अधिकारी होते थे वो देते ही नहीं थे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है ये सब उसे पता कैसे था? तो जैसा हमने बताया कि भाई ये पहले ही सूबेदार था। सूबेदार प्रांत का सूबेदार होता है, प्रांत का एक अधिकारी होता है, तो इसने भी यह सब कार्य क्या किया होगा। इसने भी टैक्स नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात। इसने भी बहुत सारे करों की चोरी की होगी, तभी से पता है, तभी यह नवाब बनते ही ये सब कर क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। ठीक है, तो यह सब काम करके क्या कर दिया इसने? बंगाल का धीरे धीरे खजाना भरने का क्या किया? काम किया। इसके अलावा इसने क्या किया? जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया। जमींदारी व्यवस्था में क्या किया? सुधार किया। क्यों? क्योंकि जो अधिकांश जमींदार थे वो अंग्रेज के पिट्ठू थे, पपेट थे, पालतू थे। ठीक है, नवाब जो था इन जमींदारों से कुछ मांगे, बैलेंस शीट मांगे, तो ये देते ही नहीं थे। जैसे कि नवाब है ही नहीं, कुछ इग्नोर मारते थे, नवाब का अस्तित्व ही नहीं है उनके सामने जैसे। ठीक है ना, इन सब चीज़ों से वो रुष्ट हो गया नवाब। ठीक है, इसी तरह का कार्य किसने किया? बिहार का एक उप सूबेदार था। कौन? बिहार का एक उप सूबेदार था, राम नारायण। कौन? राम नारायण। तो एक बार नवाब ने राम नारायण से क्या मांगा? लिस्ट मांगी। लिस्ट क्या मांगी? कि भाई आप दिखाइए, बैलेंस शीट हमको दिखाइए कि कितना आपको कर प्राप्त हुआ, आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किया, ठीक है, और कहाँ कहाँ से आपको टैक्स प्राप्त हुआ, और कितना टैक्स आपने स्वयं रखा और कितना टैक्स आपने बंगाल के खजाने में डाला। ये सब मांगा देखने के लिए, लेकिन भाई साहब ने फुल्ली इग्नोर मार दिया। भाई साहब को लगा कि नवाब तो है ही ना, कुछ है, नवाब कुछ ना है, नवाब तो एकदम पिट्ठू है अंग्रेजों का। अंग्रेज अगर मना कर देंगे तो नवाब मान जाएगा। अर्थात इसने नवाब को दिया ही नहीं बैलेंस शीट। नवाब हो गया क्रोधित, कहा कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है क्या? मैं कुछ मांग रहा हूँ अपने अधिकारियों से, लेकिन मेरे अधिकारी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। इस बात से क्रोधित होते ही इसने राम नारायण की क्या कर दी? हत्या। राम नारायण की हत्या कर दी। सोचो, राम नारायण बिहार का उप सूबेदार है और अंग्रेजों का चमचा है। अंग्रेजों का चमचा है, और नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध, अर्थात इसकी हत्या कर देगा तो अंग्रेजों को लगेगा बुरा। क्या होगा? अंग्रेज क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नवाब यह दिखाना चाहता था कि अंग्रेज भले ही चाहे कुछ भी हों, लेकिन यहाँ का शासक मैं हूँ, यहाँ की संप्रभु शक्ति मेरे पास है। इसलिए यदि आपने मेरे आदेशों की अवज्ञा की तो आप में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इससे क्या होंगे? जमींदार भयभीत हो गए और नवाब की बातों को मानने लगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जमींदारी व्यवस्था में सुधार। अर्थात जैसे ही रामनारायण की हत्या हुई, सारे जमींदार डर गए और जो नवाब कहता उन कार्यों को क्या हुआ? करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से करके क्या हुआ कि इसने धीरे धीरे अपनी स्थिति में क्या किया? सुधार किया। नवाब का जो ओहदा था उसको सम्मान की स्थिति में लाने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन इन सब कार्यों से क्या अंग्रेज खुश थे? अंग्रेज खुश होते ही नहीं। अंग्रेज क्या थे? नाराज हो रहे थे।
और उनके नाराज़गी का सबसे प्रमुख कारण क्या बना? ये सब तो कारण थे ही कि भाई राजधानी तुम मुंगेर ले गए, सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हो, ठीक है ना, रामनारायण की हत्या कर दी, बहुत सारे ऐसे कृत्य कर रहे हो जो अंग्रेज को अपमान लग रहे हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा जो मेन कारण था वह ये था कि इसने दस्तक के दुरुपयोग, किसका? दस्तक। आपको पता है कि सिराप्लासी का जो युद्ध हुआ था वो भी दस्तक के कारण हुआ था। बक्सर का युद्ध भी दस्तक के कारण हो रहा। क्यों? क्योंकि दस्तक एक प्रकार की चुंगी होती थी जो 1717 में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को प्रदान किया था कि आप दस्तक एक फरमान है कि जिससे आप क्या है, मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य व्यापारियों को चुंगी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो इनको जो फरमान मिलता था ये कंपनी को मिलता था, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे उपयोग करते थे। कैसे? कि ये जो फरमान होता था वो भारतीय व्यापारियों को बेचा करते थे, और इससे क्या होता था, भारतीय व्यापारियों को जब बेच दिया जाता था तो भारतीय व्यापारी जो चुंगी देते थे, जो टैक्स भारतीय व्यापारियों से नवाब को प्राप्त होता था, वह क्या होने लगा? नहीं मिलने लगा। अर्थात जो व्यापारी पहले नवाब को टैक्स देता था व्यापार करने के लिए, ठीक है, अब दस्तक को उपयोग में लाकर वह व्यापारी क्या है, नवाब को टैक्स देने से बच जाता है, और मतलब कि निसंकोच, बिना किसी बाधा के वह कहीं भी अपने माल को बेच सकता था, अर्थात मुफ्त में व्यापार कर सकता था। और मुफ्त में व्यापार करने का फरमान किसे प्राप्त था? अंग्रेजों का। और अंग्रेज इसे भारतीय व्यापारियों को बेचा करते थे कि जा भाई तू भी ले और व्यापार कर। इससे अंग्रेजों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन नवाब को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो यही लिखा है कि जो विवाद का मुख्य कारण था, क्या था मुख्य कारण? वो अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जाना था। हमने बताया कि दस्तक का दुरुपयोग कैसे है कि अंग्रेजों को जो फरमान मिला था, जो पत्र मिला था कि आप निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं कहीं भी, वह बेच दिया करते थे भारतीय व्यापारियों को। और भारतीय व्यापारी क्या थे? उनको टैक्स देना पड़ता था नवाब को। अब नवाब को जब टैक्स नहीं मिल रहा तो नवाब को खजाना नहीं, मतलब नवाब का जो कोष है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, नवाब का कोष भर ही नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि नवाब का कोष धीरे धीरे जब खाली हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी। जब डामाडोल स्थिति हो जाएगी तो अंग्रेज चढ़ बैठेंगे ऊपर कि तुम्हारे बस की बात नहीं, अब मुझे शासन करने दो। यही ये अंग्रेज़ों का फंडा था, यही उनका थॉट था। ठीक है, तो मुख्य कारण हमने बता दिया कि इनके विवाद का मुख्य कारण अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जाना था। ठीक है, नवाब कह रहा था कि भाई साहब आपसे अनुरोध है कि दस्तक का दुरुपयोग मत कीजिए, आपके दस्तक के दुरुपयोग करने के कारण हमें लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें खजाना नहीं मिल रहा, हमें धन ही नहीं प्राप्त हो रहा है। जब हमें खजाना नहीं मिल रहा, जब हमें धन ही नहीं मिल रहा, तो हम अपने अधिकारियों को धन कैसे देंगे? हम अपने सैनिकों की वेतन कैसे देंगे? उनका पेंशन कैसे देंगे? हम अपना खर्च कैसे चलाएंगे? अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ों को मानना ही नहीं था। उन्होंने नवाब के आदेशों को अनसुना कर दिया, अवज्ञा कर दी। जैसे नवाब तो उनके पैरों की धूल है, थोड़ा सा झटकोगे दूर जाके गिरेगा। नवाब को लग गया बुरा। हालांकि ये थोड़ा सा चालाक था, इसने सिराजुद्दौला की तरह आक्रमण नहीं कर दिया कि सिराजुद्दौला की तरह जाके अलीनगर पर आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया? इसने कहा कि ठीक है भाई, जब भारतीय व्यापारियों को तुम बेच ही रहे हो, भारतीय व्यापारियों से हमें टैक्स मिल ही नहीं रहा है, तो ना हमें टैक्स मिल रहा तो भाई तुमको भी पैसा ना मिले। जब हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो हम ऐसा कुछ कांड कर देंगे कि तुमको भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? भारतीय व्यापारियों को मुफ्त में व्यापार की अनुमति दे दी। अर्थात जब हमें टैक्स मिल ही नहीं रहा है, जब भारतीय व्यापारी हमें टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, तुमको पैसा दे के दस्तक खरीद ले रहे हैं, तो लो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी हैं। अगर हमको टैक्स नहीं मिल रहा तो तुमको भी टैक्स नहीं देगा। जब हमको टैक्स नहीं मिल रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? हम फ्री कर देते हैं व्यापार। हम क्या कर दिए? टैक्स फ्री कर दिए। ठीक है, कि कोई भी भारतीय व्यापारी अब व्यापार करेगा
तो उसे चुंगी कर देने की आवश्यकता नहीं है। वह निःशुल्क निःशुल्क मुफ्त में कहीं भी व्यापार करे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही नवाब को यह आदेश पारित हुआ कि भारतीय व्यापारियों को भी मुफ्त में व्यापार की अनुमति दे दी गई है, तो अंग्रेज तिलमिला उठे। अंग्रेज क्या हुए? अंग्रेज तिलमिला उठे। क्यों? क्योंकि वह मुफ्त व्यापार, क्या था, मुफ्त में जो व्यापार होता था उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। अर्थात मुक्त व्यापार जो है, फ्री ट्रेड, वह सिर्फ अंग्रेज ही कर सकता है। किसी भी भारतीय व्यापारियों को इतनी औकात नहीं, इतनी अधिकार नहीं है कि वो फ्री ट्रेड करें। फ्री ट्रेड सिर्फ ब्रिटिश कंपनी करेगी। ठीक है, हालांकि फ्री ट्रेड का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को ही मिला था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ब्रिटिश अधिकारी उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो नवाब की जो ये आदेश पारित हुआ, तिलमिला उठे। क्यों? क्योंकि वह अपना क्या समझते थे? जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ठीक है, अंग्रेजों के इस कृत्य से, अंग्रेजों ने नवाब के इस कृत्य के उपरांत जैसे ही नवाब ने यह सब कर दिया, तो अंग्रेजों ने बातचीत के लिए कि भाई हम लोग बातचीत करते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो इसने वेंसीटाट को भेजा। किसे? वेंसीटाट। जी हाँ, वही वेंसीटाट जिसने क्या कहा था? 1760 की क्रांति। क्या कहा था? 1760 की क्रांति। तो अंग्रेज़ों ने वेंसीटाट को बातचीत करने के लिए भेजा, और इस बातचीत में ये जो डायलॉग हुआ था, इस बातचीत में यह तय हुआ कि अंग्रेज़ अब क्या करेंगे? टैक्स देंगे। अंग्रेज़ क्या करेंगे? टैक्स देंगे। अर्थात जिस प्रकार से भारतीय व्यापारी टैक्स देते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेज भी टैक्स देंगे, तभी हम अपना आदेश वापस लेंगे। तो यह संधि ब्रिटिश जो वेंसीटाट था स्वीकार कर लिया। क्या किया? वेंसीटाट ने कहा ठीक है भाई, अंग्रेज भी टैक्स देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही वेंसीटाट पहुंचा और ब्रिटिश परिषद को पूरी बात बताई, तो ब्रिटिश परिषद, कौन? ब्रिटिश परिषद, उसने क्या किया? संधि को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कहा कि हम ऐसी संधि मानते ही नहीं हैं, हम ऐसी संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मुग़ल बादशाह ने 1717 में फ्री ट्रेड की अनुमति दी थी, तो हम क्यों एक नवाब की बात मान ले बंगाल की? जो भारत का बादशाह हमें अनुमति देता है, वह एक प्रांत का नवाब हमें बोलता है कि हम फ्री ट्रेड न करें? नहीं मानना। उसने संधि को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। किसने? ब्रिटिश परिषद ने। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश परिषद के सदस्य यह चाहते थे कि नवाब अपनी प्रजा पर कर लगाए और अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा से शासन ना करे। क्यों? इसलिए मना कर दिया कि भाई नवाब ब्रिटिशों को फ्री ट्रेड करने दे और नवाब स्वतंत्रता पूर्वक शासन ना करे। और दूसरी तरफ नवाब क्या कह रहा था? मैं स्वतंत्रता पूर्वक शासन करूँगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। राजा के पास संप्रभु शक्ति होती है, जो ऐसी संप्रभु शक्ति होती है। संप्रभु शक्ति का मतलब क्या होता है? जो विदेशी शक्तियों द्वारा क्या हो, उसका निर्णय बाधित ना हो। अर्थात नवाब ने कहा कि तुम्हें 10% टैक्स देना है, अंग्रेज आके कह दें कि तुम्हें 5% लेना है, तो नवाब का फैसला ना बदले। ठीक है ना, नवाब का फैसला ना बदले। अर्थात उसकी संप्रभु, प्रभु के समान शक्ति। ठीक है, अर्थात प्रभु की शक्ति को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। प्रभु का आदेश सर्वोपरि होता है, इसीलिए उसको संप्रभु कहा जाता है, प्रभु के समान। ठीक है, तो नवाब संप्रभु था। नवाब कह रहा था मैं संप्रभु हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना चाहता हूँ, जबकि अंग्रेज उसे कठपुतली शासक के रूप में बनाए रखना चाहते थे और कह रहे थे कि भाई तुम जनता पर टैक्स आरोपित करो, जनता पर टैक्स आरोपित करो, क्योंकि मुग़ल बादशाह ने हमें फ्री ट्रेड की अनुमति दी है, भारतीय जनता को नहीं दी, तुम कैसे लगा सकते हो? कहा नहीं मानूंगा। ठीक है, स्थिति यह हो गई कि दोनों के मध्य मतभेद हो गया, विद्वेष का जन्म हो गया। क्यों? एक तरफ बादशाह कह रहा है, एक तरफ नवाब कह रहा है कि हम फ्री ट्रेड की अनुमति नहीं देंगे, अगर फ्री ट्रेड देंगे तो भारतीय व्यापारी भी करेगा और ब्रिटिश भी करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ ब्रिटिश क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पर टैक्स लगाओ, क्योंकि फरमान ब्रिटिश को मिला है, भारतीय जनता को नहीं मिला। ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश कह रहे थे कि शासक हमने तुम्हें बनाया, इसलिए तुम हमारे आदेश पे चलोगे, हम तुम्हारे आदेश पे नहीं चलेंगे।
और नवाब कह रहा था कि हम तुम्हारे आदेश पे नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस क्षेत्र के राजा हैं, इस क्षेत्र के नवाब हैं, इस क्षेत्र में फैसला लेने का अधिकार हमें है, तुम्हें नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में टकराने लगे तो इनके मतभेद और मनभेद दोनों हो गया, ठीक है, विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा, किससे? मीर कासिम से सबसे पहले कहा कि भाई साहब, हमने आपको गद्दी पर बैठाया है, तो हम ही आपसे कह रहे हैं कि आप मीर जाफ़र की तरह गद्दी छोड़ दीजिए। क्या करिए? मीर जाफ़र की तरह आसानी से पद छोड़ दीजिए। किंतु मीर कासिम ने यह मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब परिणाम यह हुआ कि जैसे ही मना किया तो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने बल का प्रयोग किया। बल का प्रयोग किया मतलब युद्ध। क्या करने लगा? युद्ध की रचना हो गई, ठीक है। इनके मध्य युद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की बात मान नहीं रहे थे। अंग्रेज ने कहा पद से हट जाओ, मीर कासिम ने कहा नहीं हटेंगे, और इनके मध्य विवाद इतना बढ़ गया कि अंग्रेज़ों को बल का प्रयोग करने पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि मीर कासिम के साथ इनका 3 बार आमना सामना हुआ अंग्रेज़ों का। कहाँ कहाँ पे आमना सामना हुआ? एक तो हुआ वर्धमान के निकट कहवा में। कहाँ पे? वर्धमान के निकट कहवा में, मुर्शिदाबाद के जिला गिरिया में। गिरिया से आपको याद आया होगा सरफराज खां और अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित कर नवाब बना था, ठीक है। तो मीर कासिम का मुकाबला मुर्शिदाबाद के गिरिया में और राजकमल के निकट उदनौला में हुआ, जहाँ पे क्या हुआ? मीर कासिम क्या हुआ? पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद पटना भागा, और पटना से कहाँ भागा? अवध। क्यों? यहाँ पर जाकर, पटना में और अवध में जाकर एक त्रिगुट बनाएगा, और त्रिगुट बनाकर पुनः बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेगा, ठीक है। यही लिखा है कि बंगाल को पुनः हासिल करने का विचार से इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया। किसका? त्रिगुट का निर्माण किया। अब मित्रों यह बताइए, जब बंगाल का शासक कौन है? मीर कासिम, वह भाग गया, वह बंगाल छोड़ के भाग गया, तो बंगाल की गद्दी रिक्त हो गई कि नहीं? बंगाल का पद खाली हो गया। जैसे ही बंगाल का पद खाली हो गया तो अंग्रेज़ों ने फिर से मीर जाफ़र को क्या कर दिया? नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का नवाब मीर कासिम था वह तो बंगाल छोड़ के भाग गया और गद्दी हो गई खाली। जब गद्दी खाली हो गई तो मीर जाफ़र को क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब मीर जाफ़र फिर से बंगाल का नवाब बना तो फिर से अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहा, और प्रकट करने के लिए इसने क्या किया कि जो नमक कर था, कौन सा नमक कर, इसका 2.5% नमक कर, नमक में जो कर था उसमें सिर्फ 2.5% हिस्सा लगाया और बाकी सब में अंग्रेजों को क्या कर दिया? छूट दे दिया, ठीक है। कंपनी से केवल 2.5% नमक कर, केवल 2.5% नमक कर के अलावा सब कुछ छूट प्रदान कर दी, ठीक है। सिर्फ नमक कर ही आरोपित किया था, वो भी कितना? 2.5% मात्र, ठीक है। और ये जितनी भी सारी घटना घटित हुई यह बक्सर युद्ध के लिए क्या बनी? बक्सर युद्ध का कारण बनी, अर्थात बक्सर युद्ध के लिए आधार तैयार किया, ठीक है। अब मित्रों हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में किसके किसके मध्य हुआ था? यह युद्ध हमने आपको बताया, अंग्रेजों और त्रिगुट। त्रिगुट कौन है? तो पहला तो मीर कासिम है, ठीक है ना, मीर कासिम है। दूसरा अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। 3 व्यक्ति थे, पहला मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अर्थात त्रिगुट, जिसे हम लोग संयुक्त सेना कह सकते हैं, संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य क्या है? लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कभी पूछता है किसके मध्य लड़ा गया? त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। इस त्रिगुट में कौन कौन शामिल था? पहला तो मीर कासिम शामिल था, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल था, तीसरा शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल था, ठीक है। और ये जो युद्ध था, यह युद्ध था
दस्तक के दुरुपयोग के कारण, अर्थात अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया, यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, त्रिगुट, इस युद्ध में त्रिगुट क्या हुआ, पराजित हुआ और अंग्रेजी सेना का क्या हुआ, विजय हुई, अंग्रेजी सेना की जीत हुई। अंग्रेजी जो सेना थी वह हेक्टर मुनरो, कौन, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का आमना सामना त्रिगुट से हुआ। कहाँ पर, बक्सर नामक स्थान पर, कहाँ पर, बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ, जहाँ पर क्या हुआ, त्रिगुट पराजित हुआ, जहाँ पर क्या हो गया, त्रिगुट पराजित हो गया। और जैसे ही त्रिगुट क्या हुआ, पराजित हुआ, तो बक्सर की जीत ने क्या कर दिया, त्रिगुट हार गया, अंग्रेज जीत गए, अर्थात बक्सर की जीत किसकी हो गई, अंग्रेजी की हो गई। तो बक्सर की जीत वह निर्णायक युद्ध था, क्या था, वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों तक भारत में एक शासक के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अर्थात बक्सर की जो जीत हुई उसने यह सिद्ध कर दिया कि अब 200 साल तक अंग्रेज भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे, अंग्रेज भारत के कर्ता धर्ता होंगे। और हमने बता दिया आपको कि क्या था, कि बक्सर का युद्ध का कारण क्या था, दस्तक नामक छत्ता, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे यदि कोई हाथ डाल दे तो मधुमक्खी काट खाएगी, तो ये दस्तक भी एक मधुमक्खी के छत्ते के समान था। जब जब बंगाल के शासकों ने दस्तक नामक छत्ते पे हाथ डाला है, तब तब अंग्रेज रूपी मधुमक्खियों ने उनको काट खाया है। ठीक है, सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध का कारण क्या हुआ, प्लासी का युद्ध का कारण भी दस्तक हुआ। क्यों, क्योंकि सिराजुद्दौला मना कर रहा था अंग्रेजों को, दस्तक मत करो, दस्तक का दुरुपयोग ना करो। सिराजुद्दौला में दस्तक के छत्ते पे हाथ डाला, अंग्रेज रूपी मधुमक्खी काट खाई। मीर कासिम ने भी दस्तक के दुरुपयोग को मना किया, दस्तक के छत्ते पे हाथ डाला, अंग्रेज रूपी मधुमक्खियों ने काट खाया। ठीक है, तो यही हुआ। और यह कब हुआ, तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। कहाँ हुआ, बक्सर में हुआ। और किसका किसका आमना सामना हुआ, त्रिगुट और हेक्टर मुनरो, कौन, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ। त्रिगुट में हमने आपको बताया कौन कौन था, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं हुआ, अपितु अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। अर्थात जहां आपने प्लासी का युद्ध देखा होगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, नवाब के कुछ अधिकारियों को अपने साथ मिला लिया था, जहां पे षड्यंत्र की रचना की गई थी। षड्यंत्र के थ्रू क्या हुआ था, अंग्रेज जीत हासिल किए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध में ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों ने जीत हासिल की। ठीक है, और जैसे ही क्या हुआ, त्रिगुट पराजित हुआ। ठीक है, त्रिगुट क्या हुआ, पराजित हुआ, वैसे ही मीर कासिम क्या हुआ, भाग गया। और 1777 में, कब, 1777 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बक्सर के युद्ध के विजय के उपरांत भारत वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व में आ गई। अर्थात बक्सर के युद्ध के उपरांत भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब क्या हुआ, इसी क्रम में मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर की मृत्यु के उपरांत उसका अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। अर्थात आपसे कभी कोई प्रश्न पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आपको मीर कासिम नहीं बताना है, मीर जाफर बताना है। ठीक है, बक्सर की युद्ध के उपरांत संपन्न हुई इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नजमुद्दौला था। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, अब नजमुद्दौला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1765 से 1772 के मध्य में इसका शासन रहा है। ठीक है, मीर जाफर के मृत्यु के उपरांत इसका अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके शासनकाल में, नजमुद्दौला के शासनकाल में इलाहाबाद की 2 संधियां संपन्न हुई। क्या, 2 संधि इलाहाबाद की संपन्न हुई। साथ ही साथ द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की गई। ठीक है, 1772 में अंग्रेजों ने बंगाल का नियंत्रण पूरी तरह से क्या कर लिया, अपने हाथ में स्थापित कर लिया और इसको सेवानिवृत्त कर पेंशन भोगी बना दिया। अर्थात नजमुद्दौला को पेंशन भोगी बना दिया, अर्थात कि अब आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है।
इस तरह से नजमुद्दौला का क्या होता है, कार्यकाल संपन्न होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इलाहाबाद की संधि देखते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। कब होती है? 1765 में होती है। ठीक है, एक जो संधि होती है, इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। एक होती है 12 अगस्त 1765 को, कब? 12 अगस्त 1765, और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765। कब होती है? एक होती है 12 अगस्त, पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यो होती है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य। किसके किसके मध्य होती है? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य होती है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इमेज में चलते हैं अपने। ठीक है, अपने इसमें देखिए, ये संधि होती है शाह आलम द्वितीय, किससे? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य। इस संधि के तहत मुगल बादशाह, कौन? मुगल बादशाह ने कंपनी को, जो शाह आलम था, जो मुगल बादशाह शाह आलम था, इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी क्या दे दी? दीवानी दे दी। आपको पता है कि जब मीर कासिम के साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी, उस संधि में अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, और जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हो रही है तो मुगल बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह है? शाह आलम द्वितीय ने कंपनी का मतलब होता है अंग्रेज, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 स्टेट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी क्या दे दिया? दीवानी दे दिया। दीवानी का अधिकार। दीवानी का मतलब कि अब आप इन क्षेत्रों में राजस्व की क्या कर सकते हैं? वसूली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब कंपनी को मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, तो अब कंपनी का भी कुछ फर्ज बनता है कि वह भी कुछ मुगल बादशाह के लिए करे। तो कंपनी ने क्या किया? अवध के नवाब कौन? शुजाउद्दौला। कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मुगल बादशाह शाह आलम को कौन सा? 2 क्षेत्र, काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र प्रदान किया। अर्थात कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहा कि भाई साहब, आप काड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अब आप मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या कर दीजिए? दे दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख, कितना? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना क्या किया? स्वीकार किया। और साथ ही साथ कंपनी को उत्तरी सरकार की जागीर भी क्या हो गई? प्राप्त हो गई। ठीक है, आपको एक बार फिर से बताता हूँ, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त को हुई थी। किसके किसके मध्य हुई थी? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य। इस संधि के तहत क्या हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, इस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। बदले में कंपनी ने अवध के नवाब को यह कहा कि आप कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे दीजिए। इसके अलावा कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया। बदले में मुगल बादशाह ने क्या किया? कंपनी को उत्तरी सरकार की जागीरदारी भी प्रदान कर दी। ये होता है किसके मतलब इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हो गई? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य। अब इलाहाबाद का द्वितीय संधि आते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती शुजाउद्दौला कौन? अवध का नवाब। तो जो द्वितीय संधि होती है वो शुजाउद्दौला और कंपनी के मध्य होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? जो शुजाउद्दौला था उसे फिर से अवध का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। अर्थात कंपनी जो है अवध का क्षेत्र फिर से शुजाउद्दौला को क्या है? दे देती है। और बदले में शुजाउद्दौला क्या है? अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति, युद्ध में जो क्षतिपूर्ति होती है अंग्रेजों को, उसके हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए देता है। अर्थात जो अवध का नवाब है वह अंग्रेजों की युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देता है। ठीक है, इसके अलावा अपने क्षेत्र में मतलब अवध में मुक्त व्यापार की छूट भी देता है। अंग्रेज अब अवध में क्या है? मुक्त व्यापार कर सकते हैं, जैसे बंगाल में किया करते थे और किया करते हैं। इसके अलावा अवध में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति भी प्रदान की, और वो जो ब्रिटिश सेना अवध में रखी जाएगी उसका भी खर्च कौन वहन करेगा? अवध का नवाब करेगा।
इस प्रकार से क्या होती है, इलाहाबाद की 2 संधि संपन्न होती है। मित्रों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम द्वैत शासन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कर्नाटक और मैसूर के युद्ध को देखेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि आप उसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार को आपको यदि कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से संबंधित विषय की PDF आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के सेशन यहीं पे इसी के साथ क्या होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।